नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान विषय के 9th चैप्टर प्रकाश का 7वां भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रकाश की एक दूसरी घटना अपवर्तन पर बात करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने परावर्तन पर चर्चा की थी, जिसमें प्रकाश एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। जबकि अपवर्तन की घटना में हम बात करेंगे कि एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। आते हैं हम लोग किस पर? अपवर्तन पर। बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। इस चीज़ को हम इस चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, ये है आपका माध्यम 1 और ये है आपका माध्यम 2। माध्यम से आप मतलब समझते हैं जिसमें प्रकाश गुजर रहा है। सपोज ये हवा हो गई, ये पानी हो गया। तो माध्यम 1 में से इस A बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है और जैसे ही इस माध्यम 2 के तल पर पहुंचती है तो वो जानी तो सीधी चाहिए थी, पर सीधी ना जाकर वो क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो क्या हुआ? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो गया, यानी वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। उसका मार्ग क्या था? ये सीधा वाला था, परंतु वो अपने मार्ग से मुड़ गई, झुक गई। तो यही घटना क्या कहलाएगी? अपवर्तन कहलाती है। यहाँ इस पूरे चित्र में देखिए, हमने किन चीज़ों के बारे में बात की। एक तो ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2। दूसरी चीज़, जो प्रकाश की किरण आ रही है वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में आई वो क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्यों कहलाएगी ये अपवर्तित किरण? क्योंकि जैसे ही दूसरे माध्यम में आई तो इस पृथककारी तल से, ये जो तल है यानी ये वाइट रेखा जो दिखाई दे रही है, जो एक माध्यम को दूसरे माध्यम से अलग कर रहा है, ये क्या है? हमारा पृथककारी तल कहलाता है, या पृथककारी पृष्ठ भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस पृथककारी तल से उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, यानी वो अपवर्तित हो गई। यहाँ अपवर्तन हो गया, इसलिए इसको हमने क्या कहा? अपवर्तित किरण कहते हैं। ये आप समझ ही गए। जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है वो हो गया पृथककारी तल। अब यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं कि अपवर्तित किरण मुड़ जाती है, यानी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में आते ही झुक गई। तो कितना झुकी, इस बात को बताने के लिए हमने क्या किया कि जहाँ ये टकरा रही थी वहाँ पर हमने एक अभिलंब खींच लिया, यानी इस पृथककारी तल पर लंबवत रेखा इस पॉइंट पर O बिंदु पर खींच ली। क्योंकि ये काल्पनिक है इसलिए हमने इसको डॉट डॉट से बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी, जैसे ही दूसरे माध्यम में आई वो अविलंब की तरफ झुक गई। या हम ये भी कह सकते थे, अगर मान लीजिए अभिलंब से दूर हो जाती तो हम क्या कहते कि अभिलंब से दूर हो गई। तो दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं अपवर्तन में, कि अभिलंब की तरफ आ गई या अभिलंब से दूर हो गई प्रकाश की किरण। अब दोनों ही स्थितियों में वो अपवर्तन की घटना होती है। यहाँ पर दो चीज़ और देखने को मिल रही है हमको, कि ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, कोण आई, ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और यहाँ पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण, यानी कोण R कहलाता है। इस अपवर्तन को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अपनी भाषा में तो हम दे ही सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो पृथककारी तल से वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अर्थात प्रकाश की किरणों की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यही घटना अपवर्तन कहलाती है। अब विचलित हो गई, दिशा परिवर्तित हो गई भाई, पर यह होता क्यों है भाई? ये इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि प्रकाश के वेग में अंतर आ जाता है। प्रकाश का जो वेग होता है
किसी एक माध्यम में तो क्या रहता है, समान रहता है, पर अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, अपवर्तन की घटना संभव हो पाती है। तो हम यही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समान माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, समान। जैसे निर्वात में प्रकाश की किरण चलेगी तो हर जगह निर्वात में उसका वेग कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। परंतु अलग अलग माध्यम में, यानी माध्यम बदलने पर प्रकाश किरण का वेग भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण अपवर्तन की घटना घटती है। अब वेग कम होगा या ज़्यादा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो 2 माध्यम हमने ले रखे हैं वो एक दूसरे की अपेक्षाकृत सघन है या विरल हैं। या सघन और विरल से क्या मतलब है, सघन और विरल, इसे बोलचाल की भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, 2 माध्यम है, एक में पदार्थ के कण ये हैं और एक में पदार्थ के कण क्या हैं, ये हैं। तो आप इन दोनों माध्यम में देखिए कि अगर कोई किरण गुजरेगी तो पदार्थ के कण रुकावट किस में ज़्यादा डालेंगे, इसमें कण ज़्यादा हैं तो इसमें रुकावट ज़्यादा होगी, इसमें कण कम है तो इसमें रुकावट कम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जिसका घनत्व दूसरे माध्यम के सापेक्ष कम होगा वो माध्यम विरल होगा, और जिसका घनत्व अधिक होगा वो माध्यम कैसा होगा, सघन माध्यम कहलाता है। अब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए और सघन से विरल में जाए तो अपवर्तन में क्या परिवर्तन होता है, अब हम यहाँ तुलनात्मक रूप से देखेंगे। ये मान लीजिए एक उपकरण है जिसमें ऊपर है माध्यम हमारा वायु और नीचे है माध्यम पानी। तो आप सभी जानते हैं पानी के कण पास पास होते हैं, किसकी अपेक्षाकृत, वायु की अपेक्षाकृत, क्योंकि सघन और विरल हम 2 माध्यमों की तुलना में ही कर सकते हैं। एक माध्यम होगा तो हम नहीं बता सकते कौन सा सघन है, कौन कि वो विरल है या सघन है, क्योंकि हम उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पानी क्या हो गया, सघन माध्यम, और वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब विरल माध्यम से ये प्रकाश की किरण आ रही है और किस में गई, सघन माध्यम में। तो इस किरण को जाना तो इस तरह से चाहिए था सीधे, परंतु वो सीधे न जाकर क्या हो गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। क्यों, क्योंकि वायु में प्रकाश का वेग अधिक था, पानी में आते ही उसका प्रकाश का वेग क्या हो गया, कम हो गया। तो वेग कम हुआ तो वो क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण के मान में क्या अंतर होगा भाई, यहाँ आपतन कोण का मान अधिक होगा और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इस माध्यम में वेग अधिक है और नीचे वाले माध्यम में वेग क्या है, कम है। तो दूसरे माध्यम में वेग कम है और पहले माध्यम में वेग क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों, क्योंकि उसका वेग दूसरे माध्यम में पहले की अपेक्षाकृत कम हो जाता है। दूसरी स्थिति हमारी ये है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में आ रही है, विरल में। यहाँ माध्यम कांच और यहाँ क्या है, वायु। तो जब कांच में से आ रही है तो सघन में चल रही है और आई किस में, वायु में। तो आना तो इसको यूँ था, पर यह अभिलंब से दूर चली गई। क्यों, कांच में इसका वेग कम था और वायु में इसका वेग अधिक है। तो यहाँ क्या हो गया, V1 का वेग कम हो गया और V2 का वेग क्या हो गया, ज़्यादा। और इस स्थिति में जो आपतन कोण होगा उसका मान कम होगा और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाता है, इसलिए किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। हम कह सकते हैं कोण I इज ग्रेटर देन कोण R। और यहाँ पर क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिसके कारण अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कोण I इज स्मॉलर देन कोण R।
आपके एग्जाम में बच्चों ये प्रश्न आता है कि अपवर्तन किसे कहते हैं, ये क्यों होता है। एक प्रश्न तो ये बनता है, और एक आपको चित्र द्वारा अपवर्तन को प्रकट करने के लिए भी आता है। तो आपने चित्र अच्छी तरह से देखा है, उस चित्र को आप बनाने का अभ्यास करिए। और सघन से विरल में जाने पे क्या होता है, विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, ये चीज़ भी एग्जाम में पूरा स्पेशली पूछी जाती है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती होती है, इसे चित्र द्वारा दर्शाओ। तो आपको किस तरह से दर्शाना है आप इन दोनों चित्रों से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए प्रकाश की किरण पृथककारी तल पर लंबवत आपतित होती है, यानी अभिलंब पर आपतित होती है, तो वहाँ पर अपवर्तन नहीं होगा, वो प्रकाश की किरण सीधे गुजर जाती है, यानी जैसे आ रही है वैसे ही गुजर जाएगी। ये एक विशेष बात है जिसे याद कर लें आप अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न कि यदि आपतित किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो वो किस प्रकार से अपनी दिशा परिवर्तित करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई दिशा परिवर्तित नहीं होगी, दूसरे माध्यम में वो सीधी ही गुजर जाएगी। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, अब हम किसके नियम पढ़ रहे हैं, अपवर्तन के। तो पहला नियम तो बिल्कुल परावर्तन के नियम जैसा ही है। क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही बात हमने परावर्तन में भी पढ़ी थी। एक ही तल का मतलब क्या हुआ कि एक ही दिशा में, यानी हम इसको एक मेज पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एक ही तल में, इस प्लेन तल पे भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम इस ब्लैक बोर्ड पे ये प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरह से ये एक ही तल है, तो ऐसे ही इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं एक ही तल में। दूसरी चीज़, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर है स्थिरांक या नियतांक। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो शब्द है ज्या, ये क्या है, आपने मैथ्स में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा ये पढ़े हैं। तो साइन को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, ज्या। यानी जब ये अपवर्तन हो रहा है, इस स्थिति में आपतन कोण का साइन निकाल लें और इसका साइन निकालें, तो जो उनका अनुपात होगा वो हमेशा क्या आएगा, स्थिरांक आता है, यानी स्थिर राशि, यानी नियत रहेगा। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नियतांक भी बोल सकते हैं। पर ये कब होगा, जब ये दो माध्यम जो है ना इनको नहीं बदलेंगे। यानी अगर हमने माध्यम 1 ये लिया है और माध्यम 2 ये लिया है, तो इन माध्यमों में ये हम किसी भी डिग्री के कोण पे करें तो हमेशा क्या आएगा, नियतांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपने ले लिया हवा और ये ले लिया पानी। अब इस हवा पानी में आपने आपतन कोण रखा 30 डिग्री और अपवर्तन कोण का मान ले लिया कितना आया, तो उनका अनुपात जितना आएगा, अब मान लीजिए आपतन कोण ले लिया हमने 40 डिग्री, तो अपवर्तन कोण का जो अनुपात आएगा वो यहाँ लिख लिया, और फिर यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे जो आएगा उसका अनुपात यहाँ लिख के यहाँ लिख लिया, क्या आएगा। तो हम देखेंगे कि माध्यम समान रहने पर अनुपात जो होता है वो हमेशा समान आता है, स्थिर रहता है। अगर मान लीजिए 1 आ रहा है तो हर बार इन्हीं माध्यमों के लिए कोण बदलने पर 1 ही आएगा। तो इसी बात को हम क्या कह रहे हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिर राशि होता है। कब, जब माध्यम नहीं बदलेंगे। अगर हमने पहला माध्यम हवा लिया है, दूसरा पानी, तो हमें इस प्रयोग के लिए हवा पहला माध्यम होगा, दूसरा क्या होगा, पानी। पर यदि हमने पानी पहला कर दिया, दूसरा हवा कर दिया, तो ये बदल जाएगा, या हमने कोई और माध्यम ले लिया तो ये बदल जाएगा। पर समान माध्यम में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। और ये अपवर्तनांक वास्तव में दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर ही होता है। इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो नियम था दूसरा, ये किसने दिया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस स्थिरांक को हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। चूंकि इस नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। तो यहाँ पे जो ये म्यू है जिसको हम क्या कह रहे हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, μ/1। यानी किसका अपवर्तनांक, माध्यम 2 का, तो वो पहले आएगा, और किसके सापेक्ष, 1 के, तो वो आ जाएगा बाद में। μ/1 बराबर हो गया साइन आई बटे साइन आर।
तो ये थे हमारे क्या, अपवर्तन के नियम। ये आपको अच्छी तरह याद करने हैं और ये समझ में भी आना चाहिए हमको, क्योंकि इस नियम पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, आंकिक गणनाएं आती हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियमों के प्रायोगिक सत्यापन की। जैसे हमने किसकी की थी, परावर्तन के नियमों की थी। तो यहाँ अपवर्तन का नियम प्रायोगिक रूप से जब सत्यापित करेंगे तो उसमें हम कांच की सिल्ली का प्रयोग भी करते हैं। तो आपके एग्जाम में कांच की सिल्ली के प्रयोग के द्वारा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन भी आ सकता है, या अपवर्तन के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करिए, ये भी आ सकता है। तो ये प्रायोगिक सत्यापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आप एक टेबल लीजिए, टेबल पर कार्डबोर्ड रख के उस पर सफ़ेद कागज़ लगा दीजिएगा या सफ़ेद चार्ट लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये टेबल पे हमने सफ़ेद चार्ट लगा लिया है। अब हम एक कांच की सिल्ली लेते हैं। कांच की सिल्ली, सिल्ली क्या होती है, जैसे बर्फ़ की सिल्ली नहीं होती है आयताकार, उसी तरह से कांच की एक छोटी सी सिल्ली होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन होते हैं स्मार्ट वाले, उतने साइज़ की कांच की सिल्ली होती है, मोटी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है। तो उस तरह की सिल्ली लेके हमने ये रख दी यहाँ पे ABCD, उसके चारों ओर हमने ये लाइन खींच ली। अब इस सिल्ली को हटाकर इस AB रेखा पर हमने O बिंदु पर क्या किया, एक अभिलंब खींचा N डैश। अब इस अभिलंब पे हमने क्या किया, एक कोण निर्मित किया चांदे की सहायता से, कोण I, और ये लाइन खींचकर इस पर हमने 2 ऑल पिन लगा ली P और Q। फिर हमने यहाँ पर कांच की सिल्ली वापस रख दी और उस सिल्ली में से इस तरफ से हम इन दोनों ऑल पिन्स को देखेंगे। तो इन दोनों ऑल पिन्स का जो प्रतिबिंब हमको दिखाएगा, ऊपर से नहीं देखना है हमको कहाँ से देखना है, सिल्ली की चौड़ाई में से देखना है। तो वहाँ से जब हम देखेंगे तो ये ऑल पिन्स का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस सीध में हमने 2 ऑल पिन्स लगा दी R और S। इसके बाद हमने सिल्ली हटा ली और ये ऑल पिन्स भी हटा ली नीचे वाली। फिर हम इन दोनों RS पॉइंट को मिलाएंगे और ऊपर इस लाइन तक बढ़ा देंगे, तो ये O बिंदु पर टकराएगी, O डैश बिंदु पर। तो इस O डैश बिंदु पर हमने MM डैश करके अभिलंब खींच लिया और फिर इस O बिंदु को इस O डैश बिंदु से मिला दिया। यहाँ अब हम चांदे की सहायता से इस कोण का मान देखेंगे, वो नोट कर लेंगे। ये हम बना ही चुके हैं। इस कोण का मान नोट करेंगे और इस कोण का भी मान नोट करेंगे। हम पाएंगे कि ये जो कोण था आपतन कोण था, क्योंकि ये किरण आपतित हो रही है। तो आपतन कोण के मुकाबले अपवर्तन कोण का मान क्या आता है, कम आता है। क्यों? क्योंकि हवा है ऊपर, जो माध्यम विरल है, ये कांच है जो माध्यम सघन है। तो यानी विरल में प्रकाश की किरण चल रही थी, सघन में आई, वेग कम हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, तो अपवर्तन कोण का मान कम हो गया। और फिर यही किरण जब ये आगे जा रही है तो कांच से कहाँ आ रही है, हवा में आ रही है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ वेग कम था, यहाँ आते ही वेग अधिक हो गया, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। तो आप पाएंगे कि इस कोण का मान और इस कोण का मान बराबर आता है, क्योंकि दोनों कहाँ हैं, हवा में हैं। और इस कोण का और इस कोण का मान बराबर आता है, क्योंकि दोनों कहाँ हैं, कांच के अंदर हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में हम अपवर्तन देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है और सघन से विरल में आ रही है। विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई, और सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आप ये देखेंगे कि अगर ये प्रकाश की किरण को हम सीधा बढ़ाएं तो कहाँ से आएगी, ये इस तरह से आएगी, पर वो क्या होती है, इतना शिफ्ट हो जाती है, यानी अपनी जगह से इधर खिसक आती है। तो ये हो गया क्या, हमारा अपवर्तन का प्रायोगिक सत्यापन। एक तल में था तो हमने बना लिया, और हमने ये देखा कि ये और ये, इनको अगर अलग अलग कोण रखकर बनाएंगे हम लोग, जैसे हमने मान लीजिए 30 डिग्री पे बनाया, फिर इसका नाप नोट किया, फिर इसको हमने 40 पे बनाया, फिर 60 पे बनाया, इस तरह से अलग अलग पे हम बनाएंगे और इसका मान नोट करेंगे दोनों का, और उनकी ज्या का अनुपात निकालेंगे तो वो एक स्थिर राशि आएगा, क्योंकि ये माध्यम हवा है और ये कांच सेम माध्यम है। तो इस स्थिति में दोनों के ज्या का अनुपात जो होगा वो स्थिरांक ही आएगा। इसको एक इस तरह से भी प्रायोगिक रूप से हम सत्यापित कर सकते हैं कि यदि हमने बात की थी अभिलंब पे जो प्रकाश की किरण जाती है वो सीधी निकल जाती है, तो आप इस AB रेखा पर ये एक लाइन खींचिए अभिलंब और इस पे ऑल पिन लगा दीजिए E और F। फिर उस सिल्ली में से इधर देखिएगा, उस ऑल पिन के प्रतिबिंब की सीध में लगाइएगा G और H ऑल पिन, इनको हटाएंगे और इसको मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो ये बात साबित करती है कि अभिलंब पे डाला गया प्रकाश जो है अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाता है। तो ये है हमारा क्या, प्रायोगिक सत्यापन। इसके बाद हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की। हमने अपवर्तनांक के बारे में जाना।
निरपेक्ष अपवर्तनांक हम किसको कहते हैं? हम जो बात करते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो यदि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी भी माध्यम में जाती है तो उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इस चीज़ को आप चित्र में देख सकते हैं। मान लीजिए ये निर्वात है, निर्वात से ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये कहाँ गई? पानी में चली गई। तो पानी का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो क्या कहलाएगा? पानी के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को ही हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? म्यू से। हमने ये वाली बात की थी जब हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि ये जो अपवर्तनांक होता है ये दोनों माध्यम के वेग के अनुपात के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा हम उसको कह सकते हैं प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। निर्वात में वेग को हम किससे प्रकट करते हैं? कैपिटल सी से। और माध्यम में वेग को हमने वी से प्रकट किया है। एम मतलब मीडियम, माध्यम। तो हम कह सकते हैं म्यू बराबर सी बटे वी एम। ये भी क्या होगा? हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। अब जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ये चित्र में हमने बताया था कि निर्वात से पानी में जा रही है, तो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? म्यू डब्ल्यू सी। यानी पानी का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, वो क्या हो जाएगा? सी बटे वी डब्ल्यू। यही क्या होगा? पानी का निर्वात के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। अब अगला आता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। जहां हम ये बात कर रहे थे कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में आती है तो वो क्या था? निरपेक्ष अपवर्तनांक था। यहाँ हम क्या बात करेंगे कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, ये हवा से पानी में भी हो सकता है, कांच से पानी में भी हो सकता है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो होगा वो क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ही सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश के वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात से भी दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं म्यू 2 1। हमने क्या लिखा है? म्यू 2 1। तो यहाँ पे जो ये 2 है इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? 1 के। तो जिस माध्यम का है वो हम पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष है वो हम लिखेंगे बाद में। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं म्यू 2 1। तो म्यू 2 1 बराबर क्या हो गया? म्यू 2 बटे म्यू 1। यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक अगर वेग के माध्यम से दर्शाया जाए तो हम क्या कहेंगे? म्यू 2 1 बराबर है v1 बटे v2। यहाँ आप देख रहे हैं कि म्यू 2 1, इसमें 2 पहले था 1 बाद में, तो अपवर्तनांक में 2 ऊपर आया और नीचे 1 वाले का आया। अपवर्तनांक मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर है, पहले माध्यम का नीचे है। परंतु यहाँ वेग में उल्टा हो गया, पहले माध्यम का वेग ऊपर, दूसरे माध्यम का वेग नीचे। ये कैसे हुआ? ये आप समझिएगा बच्चों। यहाँ देखिए, हमने बात की थी कि ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो हमने लिखा म्यू 2 बटे म्यू 1। अब ये म्यू 2 क्या है और म्यू 1 क्या है? ये क्या है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो कैसे हो गया? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? c बटे v2। c निर्वात में प्रकाश का वेग, v दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। और ऐसे ही पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? c निर्वात का और v1 क्या हो गया? पहले माध्यम का वेग हो गया। अब इनको इसके अंदर हमने रख दिया। किसके अंदर? इस फॉर्मूले के अंदर। म्यू 2 की जगह रख दिया हमने c बटे v2 और म्यू 1 की जगह रख दिया हमने c बटे v1 रख दिया। तो c तो कट गए, v2 नीचे आ गया, v1 ऊपर चला गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? v1 बटे v2 आता है। तो यहाँ पे जहाँ म्यू 2 1 बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1 आ रहा है, वहाँ वेग के अनुसार क्या आ जाएगा? v1 बटे v2। तो ये दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक है। हम अगर मान लीजिए हम ये निकालना चाहें कि पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष, तो हम कैसे लिखेंगे? तब हम लिखेंगे म्यू 1 2। ये पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? म्यू 1 2 बराबर हो जाएगा म्यू 1 बटे म्यू 2 या v2 अपॉन v
1। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। तो किस माध्यम का किसके सापेक्ष रखना है, तो उस हिसाब से हमको ये लिखना आना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं हम इसके लिए, जैसे कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? कांच के। और किसका? हवा का। तो हवा को एयर बोलते हैं तो स्मॉल ए से प्रकट करेंगे, कांच को गिलास बोलते हैं तो स्मॉल जी से प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा? ए जी, म्यू ए जी। यह जी के सापेक्ष पूछ रहे हैं और किसका पूछ रहे हैं? ए का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने म्यू ए जी। तो म्यू ए जी बराबर किसके हुआ? म्यू ए बटे म्यू जी के। अगर वेग की बात करें तो क्या आ जाएगा? वी जी बटे वी ए। यानी ए पहले है, जी बाद में है। तो ऊपर अपवर्तनांक में ए पहले, जी बाद में, पर वेग में क्या हो गया? उल्टा, जी ऊपर और ए बाद में हो गया। आप चित्र में देखिए, प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है? कांच से हवा में जा रही है। तो हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे हम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कांच से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? पानी में जा रही है। तो पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है हमको। तो किस तरह से निकालेंगे? यहाँ पे W पहले और G बाद में, क्योंकि पानी का निकालना है। तो ये हो गया W पहले आएगा, किसके सापेक्ष? कांच के। तो ये आएगा हमारा बाद में। तो यहाँ पे म्यू डब्ल्यू जी बराबर आ गया म्यू डब्ल्यू बटे म्यू जी। और वेग किस तरह से आएगा? वी जी बटे वी डब्ल्यू। हम साबित करके चुके हैं μ21 के अनुसार। अगर आप इसको भी साबित करना चाहें तो एक बार और समझ सकते हैं कि यहाँ पर म्यू डब्ल्यू कितना होगा? म्यू डब्ल्यू बराबर होगा सी बटे वी डब्ल्यू। और म्यू जी बराबर किसके होगा? म्यू जी बराबर किसके होगा? सी बटे वी जी। अब इन दोनों का मान इस जगह पे रख दें हम लोग, तो क्या आएगा? म्यू डब्ल्यू जी बराबर आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू की जगह रखा हमने सी बटे वी डब्ल्यू, और नीचे म्यू जी की जगह हमने क्या रखा? सी बटे वी जी। ये कट गए, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्या आ गया? वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। तो यही बात हम यहाँ लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये सूत्र जो दे रखे हैं अपवर्तनांक के, ये याद रखने हैं और हमें किसका किसके सापेक्ष निकालना है इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न आपके आते हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता की, यानी ये अपवर्तनांक किस बात पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम का स्वरूप क्या है, कि माध्यम निर्वात है, वायु के कण हैं, उसमें पानी के कण हैं, या ग्लिसरीन है, या तारपीन का तेल है, या हीरा है, या कांच है। तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जैसा माध्यम होगा उसी अनुसार उसका वेग होगा। जितना सघन माध्यम होगा उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो माध्यम की प्रकृति यानी माध्यम किन पदार्थों से बना हुआ है इस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ माध्यम के घनत्व पर, यानी माध्यम सघन हैं या विरल हैं एक दूसरे के सापेक्ष, उस बात पर भी प्रकाश का वेग निर्भर करता है। आप लोग निर्वात में प्रकाश की किरण चलती है तो वो बहुत तेज़ी से चलेगी, वायु में और कम हो जाएगी, और कोई पानी होगा तो और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे माध्यम होंगे उस हिसाब से प्रकाश का वेग होता है। तो यानी माध्यम के घनत्व पर, यानी कण पास पास हैं या दूर दूर हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। एक है प्रकाश के रंग पर, या तरंग दैर्ध्य भी कह सकते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। हम सफ़ेद प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो सफ़ेद प्रकाश अगर आ रहा है तो किस प्रकार से, एक ही माध्यम में चल रहा है तो एक ही दिखाई देता है, पर जब एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके रंग जो होते हैं ना वो भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो अपवर्तन अलग अलग रंग में अलग अलग प्रकार से होता है। क्यों? क्योंकि हर रंग का वेग या तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अलग अलग होती है। तो बैंगनी रंग का जो वेग होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। और लाल रंग का वेग क्या होता है? किसी भी माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है। तो जब भी अपवर्तन होगा तो बैंगनी रंग जो होगा ना उसका अपवर्तन यानी वो अभिलंब की ओर सबसे ज़्यादा झुकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने भी लिख भी रखा है कि बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं
कुछ अपवर्तनांकों की जो आपकी किताब में दे रखे हैं। आप इनको याद भी कर सकते हैं क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि किताब में हैं। जैसे निर्वात का अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम, और बाकी सब चीज़ों का अपवर्तनांक निर्वात से ज़्यादा ही होता है। वायु का 1.003, पानी का 1.33, केरोसिन का 1.44, कांच का 1.50, हीरे का कितना है? 2.42, सबसे अधिक है इन सब में हीरे का। तो इसका मतलब क्या हुआ? हीरा क्या होगा? सबसे ज़्यादा सघन होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा? सबसे विरल। तो इसमें सबसे विरल कौन है? निर्वात। और सबसे सघन कौन है? 2.42, यहाँ दिए गए पदार्थों में। अब मान लीजिए मैं बात करती हूँ इन दोनों पदार्थों की, तो इन दोनों में सघन कौन है, विरल कौन है? इसका अपवर्तनांक अधिक है 1.5, तो ये क्या हो गया? सघन। किसके कंपैरिजन में? केरोसिन में, क्योंकि इसका थोड़ा कम है। ये तो सघन हो गया यहाँ पे कांच, पर यहाँ हीरे के कंपैरिजन में कैसे होगा? विरल। अगर हीरा और कांच ले रही हूँ तो हीरे का अपवर्तनांक क्या है? अधिक है, और कांच का क्या है? कम है। तो हीरा क्या होगा? सघन माध्यम, और कांच क्या होगा? विरल माध्यम होगा। पर कांच या केरोसिन के लिए क्या हो गया? सघन हो गया। तो माध्यम एक दूसरे के सापेक्ष सघन विरल होते हैं। तो ये तो थे हमारे क्या कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक। एक बात और बच्चों, आप इस सारणी में देखिए कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? निर्वात का। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकाश का वेग जो था c था, और किसी भी माध्यम का वेग जो होगा वो हम ले सकते हैं, किसी भी माध्यम में वेग है। तो आप प्रकाश का वेग जानते हैं कितना होता है? अपन पढ़ चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि कोई कण ही नहीं है वहाँ पे रुकावट के लिए। तो और माध्यमों में क्या होगा? प्रकाश का वेग क्या होगा? निर्वात से कम। तो यहाँ पर जो भी राशि आएगी वो इससे क्या होगी? कम ही होगी। तो जब भी हम इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 से अधिक आएगा। आप देख लीजिएगा, ये वायु भी जो है वो 1 से अधिक है। कितनी अधिक है? चाहे बहुत ही मामूली से अधिक है, 0.0003, पर 1 से अधिक है। इसलिए निर्वात से अगर किसी भी माध्यम की कंपैरिजन की जाती है तो निर्वात सबसे ज़्यादा विरल है, और बाकी माध्यम आप देखेंगे सबके अपवर्तनांक ज़्यादा हैं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे सघन माध्यम होते हैं। अब इस अपवर्तनांक पर आधारित एक सवाल करते हैं हम लोग। किताब में ही आपके ये उदाहरण दे रखा है कि यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? अपवर्तनांक। तो सबसे पहले तो हम दिए हुए मान लिख लेते हैं। यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.50 दे रखा है। हमने पढ़ा था कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हम पढ़ रहे थे ना, एक माध्यम का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम क्या लिखेंगे कि किसके सापेक्ष है? पानी के सापेक्ष। और किसका अपवर्तनांक है? कांच का। तो कांच पहले आएगा और पानी बाद में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया μg/w बराबर किसके? μg/μw, क्योंकि यहाँ अपवर्तनांक दे रखे हैं। अब यहाँ पे मान लिख दिया, μg का मान है 1.5 और μw का मान है 1.33। तो इसका जब भाग देंगे 1.33 का 1.5 में, तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पे 1.12। ये हो गया हमारा क्या? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं लिखते हम। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कुछ होता ही नहीं है अपवर्तनांक का मात्रक, वो एक स्थिर राशि है। और कैसे? इसको ऐसे समझिए, क्योंकि ये म्यू जो है अपवर्तनांक है, ये वेग के भी बराबर है ना। तो मान लीजिए कोई भी म्यू होगा तो 2 मान लीजिए, तो ये क्या है? तो μ2 जो है वो v1/v2 के बराबर है। ये वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों कट गए तो कुछ भी मात्रक नहीं रहा। इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आज जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार फिर से समराइज करते हैं। हमने पढ़ा अपवर्तन की परिभाषा के बारे में, ये क्यों होता है, और हमने दोनों ही स्थितियों में जाना सघन से विरल में कैसे होता है और विरल से सघन में कैसे होता है। फिर उसके बाद हमने अपवर्तन के नियमों के बारे में जाना, फिर प्रायोगिक सत्यापन किया अपवर्तन का कांच की सिल्ली के प्रयोग से। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं ये जाना, और कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के पढ़ाए गए टॉपिक से मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, स्नेल का नियम क्या है?
स्नेल का नियम क्या है? दूसरा है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आप अपनी कॉपी में लिखिएगा ये दोनों प्रश्न, इनके उत्तर ढूंढिएगा, चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।